सोशल मीडिया की जो टीआरपी आ रही है बड़ी ही खतरनाक है। मुझे अभी ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सब्जेक्ट है ऐसा जो नहीं भी जानते वो भी अक्सर नेताओं से आजकल बहुत सुनते हैं। जब नेता नाराज हो जाते हैं टेलीविजन पर तो एंकर को कहते हैं ये सब तो टीआरपी लेकर रहे हो। तो पत्रकारों से ज्यादा तो नेताओं को टीआरपी शब्द याद रहता है। हालांकि मैं बताऊं, जब ये टेलीविजन आया तब जिसको कहते हैं मैं पास्ट टेंस की तरफ था, यानी रिटायरमेंट की तरफ था, तो मैं इसके बारे में बहुत कम मेरा नॉलेज है। लेकिन सही है, टीआरपी एक ऐसी चीज है, लेकिन जितना टीआरपी का हवा बनाया जाता है, दरअसल मैं थोड़े समय टेलीविजन में भी रहा हूं, काम किया हूं आज तक में, मैंने देखा वैसा होता नहीं। टीआरपी में भी अंदर एक खेल होता है। टीआरपी से बहुत ज्यादा से मतलब नहीं होता। टीआरपी का एक मतलब नहीं है कि हौज खास और खजूरी खास का फर्क है। मालिक को इससे मतलब है हौज खास में कितने लोग देखते हैं, खजूरी खास में कितने लोग देखते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टीआरपी ज्यादा आती हो उससे भी कोई फर्क नहीं। तो टीआरपी में यह होता है कि कौन दर्शक ग्राहक भी होना चाहिए, उसकी पहचान करो। तो इसलिए होता है एसएससी ए, एसएससी बी, एसएससी सी। आइए आपका स्वागत है। ये जो टीआरपी का क्लासिफिकेशन होता है, इससे समाज में बहुत तरह की गड़बड़ियां हैं। सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं, टेलीविजन में ही नहीं, राजनीति में भी बड़ी गड़बड़ियां हैं। क्योंकि जिस क्लास को टीआरपी में ढूंढा जाता है वो पिरामिड के ऊपर वाला क्लास है। आप समझ गए ना? जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो समाज का 80% हिस्सा है, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड, तो जितना टीआरपी का खेल है वो सिर्फ 20% के लिए है, और यही 20% समाज में माहौल बनाता है। हरियाणा इसका लेटेस्ट उदाहरण है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट, ये जो टॉप ऑफ द पिरामिड है ना, जिसको लेकर के जो दर्शक भी है, श्रोता भी है, ग्राहक भी है, सब उसी के पीछे लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और हमेशा क्या होता है कि ये जो 20%, 15%, 10% ऊपर है पिरामिड के, और जो नीचे है 80% बॉटम ऑफ द पिरामिड, टीआरपी तो उससे मिल जाती है, उससे आपका माल हो जाएगा। टीआरपी कम भी रहे तो आपको विज्ञापन ज्यादा मिलेगा, किससे? जो टॉप पे बैठा हुआ है। लेकिन वोट मिलेगा आपको नीचे वाले से, क्योंकि ऊपर वाले का वोट और नीचे वाले का सबका एक ही वोट होता है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे समाज में मीडिया भी जब उसी के पीछे भागता है कि वो टॉप एसएससी ए, एसएससी बी, एसएससी सी, इसके नीचे नहीं जाता, क्योंकि इसके नीचे फिर डी और ई में खजूरी खास आ जाएगा। तो वो हौज खास से नई दिल्ली तक उसका सारा रहता है कि यहाँ माल बिकेगा, यहाँ मर्सिडीज बिकेगी। खजूरी खास में कौन मर्सिडीज खरीदने वाला है? तो मर्सिडीज का विज्ञापन क्या देखेंगे, कहा जाता है कैसे? तो एक बेसिक हमारे समाज में चीज है। मैंने तो ये कह दिया आज की बात, इसलिए बता दिया कि थोड़ा समय मेरा। हालांकि पत्रकारिता एक ऐसा मीडियम है, जब मैं इसमें आया 77, आप समझ सकते हैं वो बड़ा दौर था जेपी मूवमेंट का, और 77 में मैं इस टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, 78 में, और तब मोनो कंपोजिंग हुआ करती थी। आप लोग तो कोई जानेगा भी नहीं, हाथ से उठा के ऐसे लिखा जाता था। तो मोनो से हम लाइनों में पहुंचे, लाइनों से हम फोटोटाइप सेटिंग पे गए, फोटोटाइप सेटिंग से हम आगे बढ़ते बढ़ते आज कहाँ हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा इस जो अनुभव है उसी तरह का है कि जैसे मैं रिटायर हो रहा था तब एक कोई मीडियम आया, तो मेरा बेटा बड़ी जल्दी सीख जाएगा, मुझे कम पता होगा। लेकिन एक चीज
तब भी यह संकट था जब मैं आया था कि पत्रकारिता में कोई किताब नहीं थी, किसी तरह का कोई कुछ नहीं था। एक डॉक्टर वैदिक की एक किताब हुआ करती थी, वो बड़ी मोटी सी थी, उसके अलावा हिंदी में कोई किताब नहीं थी। अंग्रेजी में जो किताबें थी उसको अगर पढ़ लीजिए, D.R. नामकेकर की नो माइस एंड नेवर, उन्होंने किताब लिखी कि बेटा कुछ भी हो जाना, पत्रकार कभी मत बनना। तो पत्रकारिता जो किताबें भी थी वो D.R. नामकेकर जैसे नो माइस एंड नेवर। तो पत्रकारिता एक ऐसी चीज है कि देखिए, इसमें कोई बहुत लंबे समय का हम कोई आदमी नहीं कर सकते। कारण यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से चेंज हो रही है, उतनी तेजी से पत्रकारिता का सारा सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं नवभारत टाइम्स का जब संपादक था 2013 में, बेंगलुरु में इनमा कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे गए थे हम लोग, और पूरी दुनिया के सारे ज्यादातर अखबारों के संपादक और मालिक आए हुए थे, हिंदुस्तान के तो थे ही। वहां पर एक, शायद वो अमेरिका के थे या यूरोप के, जो भी रहे हों, उनका बहुत अध्ययन था। उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाला समय, उन्होंने मोबाइल तब दिखाया था, उन्होंने कहा था आने वाला समय इसका, इस पे जो सर्वाइव करेगा वही आगे बढ़े, आगे चलेगा। तब उन्होंने क्या कहा था कि आने वाली जनरेशन अब वो जनरेशन है जो चाहती है न्यूज इन द रियल टाइम। जब जो कुछ जहां हो रहा है मुझे उसी समय पता चलना चाहिए। यानी मैं अगर उसके बाद किसी चीज पर जाऊंगा तो विचार पे जाऊंगा, खबर पे नहीं। खबर तो इंस्टेंट, जैसे क्रिकेट आप देखते हैं, बॉल फेंका गया लाइव, ऐसे ही। और देखिए कि ये 13 में बात हो रहा और आज 10 साल में, 23 में, उस समय कोई भरोसा नहीं कर रहा था। मैं था, बल्कि हरिवंश थे जो आजकल ये, तब प्रभात खबर के संपादक थे और हम दोनों बैचमेट रहे हैं। तब वो भी कहते थे नहीं क्या बात कर रहे हैं, प्रिंट तो रहेगा, फलाना रहेगा। मैंने कहा देखिए, बैलगाड़ी तो हिंदुस्तान में आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन रॉकेट भी है। सवाल इस बात का है कि आप कैसे जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तेजी से बदलाव होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि आने वाला समय क्या होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने और रख रहा हूं, क्योंकि मैं विचार कब रखूंगा, जो हुआ है आपके सामने रखूंगा। 1981 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में था। उस समय आपको याद होगा एशियाड, इसी दिल्ली में एशियाड की तैयारी हो रही थी। बसंत साठे कांग्रेस पार्टी के, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने अनाउंस किया कि हम एशियाड में, हिंदुस्तान में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान के सारे इंटेलेक्चुअल, लेफ्ट, राइट, सेंट्रिस्ट, सब एक साथ खड़े हो गए। निखिल चक्रवर्ती से KR मलकानी तक, रघुवीर सहाय, खबरदार, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द कलर टेलीविजन। ये बात 82 की है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द कलर टेलीविजन, सोवियत रशिया कैन नॉट अफोर्ड, हाउ इंडिया। खैर, मतलब मेरा कहने का यह है, रघुवीर सहाय ने संपादकीय लिखा, बहुत बड़े साहित्यकार थे, फिल्मान के संपादक, उन्होंने संपादकीय लिखा, अब खून का भी रंग दिखेगा। ठीक, यानी इतने उसके खिलाफ थे कि कलर टेलीविजन नहीं होना चाहिए। आज अगर आप अपने बच्चे को बताइएगा कि इतने बड़े बुद्धिजीवी थे 82 में, जो 10 साल 20 साल आगे को फोर्स ही नहीं कर सकते थे। आज आप अपने घर में कपिल देव का 81 का अगर वर्ल्ड कप जीतना दिखाई है तो बच्चा नहीं देखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसको लेकर के इतना होता है कि पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो मेरा ये कहना है, चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं और आज जो चीजें हैं हो सकता है कल बदलें, जो कि TRP पर मैंने अभी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक TRP का जो बेसिक अंतर है वो मैंने आपके सामने कहा। बड़े लोगों को भ्रम होता है कि ज्यादा देखने वाला मिल जाए तो हमारी बड़ी होना। जी नहीं, ज्यादा देखने वाला नहीं, कौन देख रहा है, कहां देख रहा है, ये महत्वपूर्ण है।
माल कमाने के लिए विज्ञापन आए। और बात भी सही है। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि माल तुम्हारा मर्जी मेरी, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकते मालिक से तुम माल लगाओ, चाहे बिके न बिके, देखे न देखे, तनख्वाह हमें देना और मैं जो चाहूंगा वही दिखाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ। एक मीडियम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए, कोई भी अखबार राष्ट्रीय नहीं होता। हर अखबार की रीच 80 किलोमीटर के डायमीटर तक ये परिधि में होती है। 80 किलोमीटर जाते जाते अखबार मर जाता है। तो जो अखबार अपने यहां जो छपता है और 80 किलोमीटर जाता है, वो राष्ट्रीय कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मालिक जो अखबार निकालता है, अब दिल्ली से निकलने वाला अखबार को क्या होगा? भाई दिल्ली में लिखो, दिल्ली मार्केट को अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो आएगा। अगर 5 अखबार आप 2000 झुमरी तलैया में और 5000 कोझिकोड में बिक दे, आपको कोई विज्ञापन नहीं देगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में ये है कि साउथ दिल्ली की नंबर 1, तो आपको विज्ञापन है, क्योंकि साउथ दिल्ली में जो है वो खरीदने वाला परचेजिंग पावर रखता है। तो कई बार ये मिस जो होता है बहुत अलग ढंग का होता है। तो ये जो चीजें होती हैं कि राष्ट्रीय फलाना ठिकाना कुछ नहीं होता। अब मान लीजिए दिल्ली में मैं अगर संपादक हूँ जागरण का कल को, या नवभारत टाइम्स का संपादक मैं रहा लखनऊ में 90 में मैं संपादक था, वहां रहूंगा तो मैं कुछ पेज निकालूंगा खेती बाड़ी के बारे में भी। लेकिन दिल्ली में कोई अखबार खेती बाड़ी के बारे में निकाल के क्या करेगा जब वो दिल्ली के बाहर नोएडा में जाए, नोएडा से बाहर जा ही नहीं सकता है। तो पाठक नहीं है, ऑडियंस नहीं है। मतलब बात वही है कि मनाली में अगर आप कूलर बेचने जा रहे हैं और मद्रास में कंबल बेचने जा रहे हैं तो फिर हो जाइए। मनाली में कंबल बेचिए, मद्रास में जाके कूलर बेचिए। तो बेसिक बात यह है कि ये सारी चीजें हैं। हाँ, एक बात जैसे अरविंद जी ने जिस पर कहा और हम भी मानते हैं कि देखिए, कुछ भी हो, कोई व्यवसाय हो, कोई धंधा हो, कोई प्रोफेशन हो, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता भी नहीं। ये आंद्रे मार्लो की एक बड़ी फेमस पंक्ति है। और मैं मानता हूं कि इंसान को सब कुछ, सफलता किसी भी कीमत पर नहीं, कुछ कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए किसी भी सफलता के लिए। वो है हमारे मानवीय मूल्य, हमारा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, समाज। इसकी कीमत पर हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो गलत है। बाकी भाई रवि जी की किताब मैं पढ़ूंगा और टीआरपी के बारे में मैं देखूंगा। बहुत ही कठिन विषय है, बात सही इन्होंने कहा, इस पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और नया है और ये ट्रेंड बदल रहा है। हो सकता है कि रवि जी ने जो लिखा हो इनको 2-4 साल के बाद फिर लिखना पड़े, क्योंकि अब टेलीविजन मीडियम भी सिकुड़ रहा है, अब सोशल मीडिया आ रहा है, उसकी भी टीआरपी आनी शुरू हो गई। आप देखते हैं यूट्यूब चैनलों की टीआरपी आ रही है, और जिसमें एक ऐसे चैनल को मैं नाम नहीं दूंगा जो टॉप पर है, उसको एक बार मैंने देखने की कोशिश की, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि इसको कभी नहीं खोलूंगा, और वो टॉप पर है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो मीडियम नया है, ये जो सोशल मीडिया है, आप कभी देखिएगा जो टॉप के 3 जिनको बहुत ज्यादा वो मिला हुआ है, आप अगर उसको खोल करके आप सुन लीजिए। मैं तो कहता हूं डेंजरस, मुझे डर लगता है कि अगर ये टीआरपी की स्थिति है तो टेलीविजन तक की टीआरपी तो गनीमत थी, सोशल मीडिया की जो टीआरपी आ रही है बड़ी ही खतरनाक है। मैं समझता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।